ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एंड यहीं पे मान लो आगे क्लॉट बन जाएगा तो रास्ता जाम हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। अगर देखो ऑक्सीजन लेवल कम होना ये हुआ रिड्यूस, अब पहले तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, सब बीमारी पड़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर हर जगह बन सकता है, ठीक है। का हिस्सा वो सब दर्द करने लगेगा, चेस्ट में दर्द का एहसास होने लग जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 2A कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका ये पार्ट 3 है, जिसमें अगला डिजीज हमारा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको हाइपरटेंशन पढ़ना है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। एंजाइना पढ़ना था, पढ़ा दिया है। आज हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसको शॉर्टकट में MI भी कहा जाता है, एंड यही होता है, इसी को हम लोग हार्ट अटैक या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट, इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। अब दो वर्ड आता है, दो टर्म आता है, एक हार्ट अटैक आता है, एक हार्ट फेल्योर आता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेल्योर क्या होता है। तो हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में अच्छे से क्लियर अंतर पहले समझिए, ठीक है। देखो, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है। क्या होता है इसमें? अचानक से, जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देने का काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो होता है कोरोनरी आर्टरी। एंड मैंने बताया था कि अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज मतलब मान लो पहले से कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से जम गया और रास्ता सकड़ा हुआ है, जब तक सकड़ा हुआ है तब तक तो ठीक है, फिलहाल दर्द वगैरह होगा। लेकिन अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया एंड पूरी तरीके से रास्ता ही जाम हो गया एंड और आपका ब्लड प्रॉपर किसी हिस्से तक पहुँच नहीं पाएगा हार्ट तक, तो जाहिर सी बात है हार्ट का सेल क्या होने लग जाएगा, मरने लग जाएगा। एंड जैसे ही मरने लग जाएगा और तुरंत से वापस से उसको रिकवर नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, फर्दर क्लॉट बनेगा एंड हार्ट के सेल धीरे धीरे डेड हो जाएंगे एंड इंसान का हार्ट बीट रुक जाएगा, फिर मौत हो जाएगी। ये होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक इज इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन हार्ट फेल्योर ऐसा नहीं होता है। हार्ट फेल होना मतलब अलग चीज़ है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, एंड इफिशिएंटली कितना, लगभग 70 से 72 बीट पर मिनट के हिसाब से ब्लड को पंप करता है, ठीक है। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर किसी को हाई बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, और क्या कारण हो सकता है, हो सके कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, रास्ता सकड़ा है, लंबे समय तक हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे मात्रा में नहीं मिल रहा है, कम मात्रा में मिल रहा है, एंड कम मात्रा में ही हार्ट किसी तरह से काम चला रहा है। एंड हार्ट का कोई एक हिस्सा, जैसे हार्ट का 4 हिस्सा होता है, पता है आपको? अरे भैया होता है ना, हाँ, क्या क्या? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, किसी कोई आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, तब तो वो हार्ट अटैक आएगा। लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ही जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक धीरे धीरे जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जहां पर सही मात्रा में ब्लड लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगा, वो हिस्सा कमजोर हो जाएगा। हार्ट फेल होना यानी कमजोर हो जाना, दिल का कमजोर हो जाना। कमजोर होने का मतलब क्या होगा कि जिस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के साथ वो हार्ट बीट करता है और ब्लड को पंप करता है, वो ताकत नहीं आ पाएगा। समझ रहे बात को? बीट तो करेगा, काम तो करेगा, लेकिन उस ताकत के साथ, उस एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएगा। उसको हार्ट फेल्योर कहते हैं। एंड उसको वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, उसका आराम से रिलैक्स करके आराम से की गति इलाज चलता है लंबे समय तक, ठीक है। हाँ, तो हार्ट अटैक में अचानक से ब्लड क्लॉट बनता है एंड इमरजेंसी सिचुएशन है, रास्ता जाम हो जाता है, ब्लड नहीं जाता है, हार्ट सेल मरने लग जाते हैं, आदमी खत्म, है ना, अगर तुरंत से इसको वापस से सर्कुलेट सही नहीं किया गया। जबकि कम जो हार्ट फेल का मतलब होता है, हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि हार्ट के मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लॉन्ग टर्म तक नहीं पहुंचा, जैसे कि हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो गई एंड प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रही हैं, एंड उसी को हार्ट फेल्योर कहते हैं। इसका लक्षण है, आगे आप हार्ट फेल्योर का टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हार्ट अटैक में अचानक से सीने में बहुत जोर से दर्द होने लग जाता है ना, हाँ, सांस वगैरह फूलने लग जाता है, सब कुछ परेशानी हो जाती है। और क्या कहते हैं, जबकि हार्ट फेल्योर में ऐसा नहीं है। हार्ट फेल्योर में है ना कि उसका पहचान किया जाता है कि लंग्स वगैरह में फ्लूइड भर जाता है, पैर वगैरह में पानी भर जाता है, मतलब इडिमा हो जाती है,
तो बाकी हार्ट फेल्योर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे। बेसिक डिफरेंस समझिए, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जबकि हार्ट फेल्योर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। हार्ट अटैक में सीधा रास्ता ब्लॉक हुआ ब्लड क्लॉट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जिससे कि कहीं ना कहीं हार्ट सेल डेथ होने लग जाते हैं, हार्ट के मसल्स डेथ होने लग जाते हैं, जिससे एक इमरजेंसी सिचुएशन बनता है। तुरंत से इसको नहीं रिकवर किया गया, पेशेंट मर भी सकता है, जबकि हार्ट फेल्योर में ऐसा नहीं है। हार्ट फेल्योर में लॉन्ग टर्म तक कम मात्रा में ब्लड जाने की वजह से कोई एक हिस्सा कमजोर हो जाता है और प्रॉपर एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग हार्ट फेल्योर कहते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई बोल रहा है मेल में ही ज़्यादा क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, मेल फीमेल दोनों में हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। चलो अब क्या कहता है, देखो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, इसी को हम लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक है, इज द नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ। ध्यान से सुनना। धर्मपाल जी कह रहे राजस्थान वालों का एग्जाम टॉप 20 क्वेश्चन ही पढ़िए धर्मपाल जी, जो करवाया गया है ना पहले, वही उसी से आपको पढ़ना होगा। राजस्थान का हर समय एग्जाम टाइम से हटके होता है, तो वही टॉप 20 पढ़ के बच्चे एग्जाम देते हैं और अच्छा करते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ वहीं से आएगा सवाल, आप घबराइए नहीं। सुनिए, क्या यहाँ पे होता क्या है, डेथ ऑफ द हार्ट मसल टिश्यूज। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया मैंने कल बताया था, बताओ, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स तक कम ब्लड सप्लाई होने लग गया। विच ऑकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ हार्ट का कोई एक हिस्सा तक ब्लड सप्लाई सडनली ब्लॉक्ड, अचानक से ब्लॉक हो जाएगा। अरे भैया अचानक से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, मर जाएगा, मरने लगेगा। एंड वहां पर क्या होता है, थ्रोम्बस बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जिससे कि हार्ट के सेल्स, हार्ट के मसल्स में नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है बताओ, डेथ होने लग जाता है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को और किस नाम से जानते हैं, सारे बच्चे बताइए, बताओ भैया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को किस नाम से जानते हैं? हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ट मसल्स में डेथ देखने को मिलता है, नेक्रोसिस, हार्ट के टिश्यूज डेथ होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां के सेल डेड होने लगते हैं। क्यों ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है? क्योंकि अचानक से अगर वहां ब्लड क्लॉट बन गया, किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, एंड वो ब्लॉक हो गया रास्ता, तो फिर दिक्कत होता है। ठीक है, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। अब समझो कारण क्या क्या हो सकता है। तो जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है सबका कारण लगभग एक समान है, लेकिन देखो क्या है, ईटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी हार्ट अटैक के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण तो अथेरोस्क्लोसिस का मतलब है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, ये देखो कोलेस्ट्रॉल का प्लेग बनता है, यही है अथेरोस्क्लोसिस। कहीं ना कहीं इसकी वजह से रास्ता सकड़ा होता है, एक कारण ये है। एंड यही नैरो होता है और बीच में कहीं क्लॉट, यही प्लेग मान लो टूटा और टूटने की वजह से यहाँ ब्लड लॉस हुआ और ब्लड यहीं पे जम गया, जिससे कि कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। समझ रहे हो बात को? तो वही बोल रहा अथेरोस्क्लोसिस, कह रहा दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है। वेयर प्लेक बिल्ड्स अप इन द कोरोनरी आर्टरीज, जहाँ पर जो प्लेक्स हैं वो कहाँ बनते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में बनते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो टू द हार्ट में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ट में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। यानी अथेरोस्क्लोसिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है वेयर प्लेग बिल्ड्स अप इन कोरोनरी आर्टरीज, जहाँ पर प्लेग जो हैं वो कहाँ बनते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में बनता है। एंड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, मतलब हार्ट में जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से दिक्कत होगी। फिर अथेरोस्क्लोसिस के साथ साथ अगर मान लो ब्लड क्लॉट बन गया, खून का थक्का अंदर में, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, कह रहा समटाइम्स जो प्लेक्स बने, गांठ, जो कोलेस्ट्रॉल का गांठ बनता है, ये देखो कोलेस्ट्रॉल का जो गांठ बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल मैंने इमेज में दिखाया ना, ये देखो किस तरीके का इमेज में दिखता है, मैं दिखाता हूँ। ये जो कोलेस्ट्रॉल का गांठ बना है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल का गांठ दिख रहा है, हाँ यही है ब्लड कोलेस्ट्रॉल। एंड यहीं पे मान लो आके क्लॉट बन जाएगा तो रास्ता जाम हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। बस वही वाली बात है, यहाँ पर देखो होता है, इसीलिए अनस्टेबल एंजाइना, क्लॉट भी बन जाता है, अथेरोस्क्लोसिस, जिससे कि कहीं वो रिस्की होता है, वहाँ पे हार्ट अटैक भी आ सकता है। कारण देखो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, दिक्कत होगा। कह रहा कई बार होता है प्लेक जो है वो आर्टरीज में रप्चर हो जाते हैं, है ना, जो प्लेक हैं आर्टरीज को रप्चर कर देते हैं। आर्टरी रप्चर होगा
जिससे कि वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाएगा एंड कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा ब्लड फ्लो को, जिससे कि हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एंड हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी का लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आर्टरी के ऊपर हर समय प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जिससे कि आर्टरी डैमेज हो सकता है। तो ये बोला हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज आर्टरीज एंड मेक देम मोर प्रोन टू प्लेक बिल्डअप, कहीं ना कहीं और प्लेक बनने का, कोलेस्ट्रॉल जो जमा होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहने के लिए, है ना जी। हाँ, इसका ऑपरेशन वगैरह भी होता है, कुछ दवाएं वगैरह होती हैं कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए, वो बताएंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं सबको पता होना चाहिए, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कैन कंट्रीब्यूट टू प्लेक फॉर्मेशन इन द आर्टरीज। यही मेनली, यही जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यही है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल में जो पाइप में है जमा होता है एंड उससे कहीं ना कहीं भविष्य में प्लेक फॉर्मेशन होता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग डैमेज ब्लड वेसल्स, अगर कोई लंबे समय तक स्मोकिंग कर रहा है उससे ब्लड वेसल्स डैमेज होगा एंड वो कहीं ना कहीं प्लेक बिल्डअप को भी इंक्रीज कर देता है, प्लेक जो बन रहा है उसके स्पीड को, जिससे कि कहीं ना कहीं भविष्य में दिक्कत होगा। मोटापा, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, बीइंग ओवरवेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर कोई ज़्यादा ओवरवेट होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने का चांसेस है, डायबिटीज़ वगैरह होगा, जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम भविष्य में होंगे। एंड अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो हाई ब्लड शुगर फ्रॉम डायबिटीज़ कैन डैमेज ब्लड वेसल्स, अगर किसी को शुगर का मात्रा ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो धीरे धीरे उसका ब्लड वेसल्स भी डैमेज होगा एंड हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाएंगे। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, अगला क्लास में और बेटर तरीके से समझेंगे जब टॉपिक ही है हाइपरलिपिडीमिया। लेकिन आप समझो ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, डेंसिटी कम होने की वजह से ये क्या होता है ना, चिपकू होता है, यानी कि ये चिपकता है। अरे भैया नाला से जैसे देखो नाला है, नाला में पानी जा रहा है, जब तक पानी जा रहा है ठीक है, लेकिन कोई ऐसा पानी हो जाके जब चिपक जाए तो खराब हुआ ना, नाला को जाम करेगा ना, जस्ट लाइक दैट। जो LDL है और एक HDL होता है, ये दोनों कोलेस्ट्रॉल है, इसको गुड कहते हैं, कारण क्योंकि ये आराम से जाता है एंड जो फंसा हुआ कचरा है उसको भी लेके जाता है। लेकिन जो LDL है ये बड़ा चिपकू होता है, ब्लड वेसल्स में चिपकता है, जिससे प्लेक फॉर्मेशन करता है ना, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कह रहा है फिजिकली इनएक्टिविटी, अगर फिजिकली इनएक्टिव रहेंगे, अगर सही मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करें, है ना, जिससे कि और कंडीशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इंक्रीजिंग हार्ट रिस्क, ये सब से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस, लंबे समय से आप चिंता में रहते हैं, कंट्रीब्यूट उससे हाई ब्लड प्रेशर होगा, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगा, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, कोई बोल रहा है प्लेक कोरोनरी आर्टरी में नहीं बनता, हर जगह है, लेकिन मेनली हार्ट का समस्या तब आता है, कहीं पे भी किसी भी ब्लड वेसल्स में बन सकता है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी वाला बनता है ना। इसीलिए क्योंकि कोरोनरी आर्टरी वाला आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आप कौन सा डिजीज पढ़ रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारी पढ़ रहे हैं, है ना, हाइपरटेंशन, कौन सा बीमारी पढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर, हर जगह बन सकता है, ठीक है। लेकिन कोरोनरी आर्टरी का अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ चलो, अब है इसके पैथोफिजियोलॉजी, कैसे होता है। देखो किसी को हार्ट अटैक कैसे आएगा समझो, तो एक तो कारण होगा अथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे एंजाइना पढ़े थे, अथेरोस्क्लेरोसिस यानी ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन, ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल वॉल, यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं उसके दीवार पर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे रुकावट पैदा करेगा। या तो आर्टरियल स्पाज्म, आर्टरी अचानक से क्या हो जाए, चिपक जाए, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक स्प्लिट कर जाए, प्लेक टूट जाए एंड उससे थ्रोम्बस वगैरह बन जाए। ओवरऑल कहने का मतलब अगर इस्चीमिया होगा यानी लो ब्लड सप्लाई टू हार्ट तक ब्लड का सप्लाई रुका या तो कम हो गया, तो वहाँ धीरे धीरे ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा एंड ऑक्सीजन कम होगा एंड यहाँ पे इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड होगा, इंक्रीज ऑक्सीजन। और अगर भविष्य में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ा, तो सबसे पहले एंजाइना का दर्द उठेगा। तो जिसको भी चेस्ट में पेन उठता है कहीं ना कहीं उनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आपके आ सकते हैं क्या, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशंस। तो यहाँ तक तो एंजाइना था, लेकिन अगर वहाँ पे मान लो क्लॉट भी बन गया, जो थ्रोम्बस हैं वो भी ब्रेक हो गए, तो वो अनस्टेबल एंजाइना हुआ। लेकिन अब परमानेंट थ्रोम्बस बन गया, वहीं पे थ्रोम्बस बन के रास्ता को ब्लॉक कर दिया, तो उससे टिश्यू डेड होने लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, कम क्या रुक जाएगा, जिससे कि वहाँ पर डेड होने लग जाएंगे एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। थ्रोम्बस मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बन जाता है उसको थ्रोम्बस कहते हैं, ठीक है, समझ गए।
स्वर्णलता, समझ गए। थ्रोम्बस मतलब है ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बन जाए, ठीक है। हाँ, तो ये इससे आपका क्या हो जाता है, देखो वही चीज़ थ्योरी में लिखा हुआ है। सबसे पहले अथेरोस्क्लोसिस मतलब प्लेक बिल्डअप, जो गांठ बनता है कोलेस्ट्रॉल का। फैटी डिपॉजिट ग्रेजुअली बिल्डअप इन द आर्टरीज, आर्टरीज में धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है। एंड ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे कि पार्शियल ब्लॉकेज होता है, पूरी तरीके से ब्लॉकेज नहीं होता है, रुकावट पैदा करता है, हल्का हल्का इस तरीके से रुकावट पैदा किया। फिर वहाँ पे अगर कारण ये भी हो सकता है आर्ट्रियल स्पाज्म, किसी वजह से सिकुड़ जाए, आर्टरी किसी समटाइम्स टाइट सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं टेम्परेरीली फिर धीरे धीरे फैल जाता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये कारण है। एंड एक कारण ये हो सकता है कि अथेरोस्क्लोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन प्लस जो प्लेक है उसके टूटने की वजह से वहाँ पर थ्रोम्बस का निर्माण हो जाए, यानी प्लेक रप्चर, जो गांठ है वो रप्चर होने की वजह से वहाँ पर थ्रोम्बस मतलब जो ब्लड क्लॉट बन जाएगा, जिससे कि सडन ऑक्लूजन होगा। ऑक्लूजन मतलब होता है पूरी तरीके से ब्लॉकेज, पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के चांसेस बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इस्चीमिया होगा, यानी रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, क्योंकि रुक गया है ब्लड सप्लाई। द हार्ट मसल डजेंट गिव एनफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। एंड फिर अगर लो ब्लड सप्लाई होगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। यस, व्हेन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो द हार्ट टिश्यू सफर्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। एंड फिर रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड धीरे धीरे घट जाएगा। समझ रहे बात को। द हार्ट में टेम्परेरीली मैनेज बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑक्सीजन नीड्स लीडिंग टू एंजाइना चेस्ट पेन। जैसे ऑक्सीजन नीड क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिमांड यहाँ इंक्रीज होगा, हर जगह रिड्यूस लिख दिया है, इंक्रीज, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है, वहाँ एंजाइना का पेन उठेगा। एंड एंजाइना वाला अगर उसको अनट्रीटेड, ट्रीट नहीं किए, छोड़ दिए, धीरे धीरे वो अनस्टेबल एंजाइना बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पेन देगा। एंड फिर वहाँ अगर थ्रोम्बोलाइसिस हुआ, यानी क्लॉट का ब्रेक डाउन हुआ, इन सम केस ब्लड क्लॉट में डिजॉल्व, कई बार होता है ब्लड क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो, वापस से ब्लड हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हुआ, परमानेंट थ्रोम्बस बन गया, यानी पूरी तरीके से परसिस्टेंट ब्लॉकेज है ना, पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गई, ये सब चीज़ तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इसमें कोई दिक्कत नहीं है आज, क्योंकि हाइपरटेंशन आप पढ़ चुके हैं, एंजाइना पढ़ चुके हैं, ये सब टर्म आपको पता है ना, इसीलिए समझ रहे हो बात को। ब्लॉकेज हो जाएगा एंड फिर वहां पे धीरे धीरे नेक्रोसिस यानी टिश्यू डेथ देखने को मिलेगा, टिश्यू डेथ देखने को मिलेगा। नहीं देखो, डिमांड बोल रहा है ना, यहां पे रिड्यूस नहीं, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड नहीं होगा, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, हार्ट ज्यादा डिमांड, यहां पे अगर देखो ऑक्सीजन लेवल कम होना ये हुआ रिड्यूस। अब पहले तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, ठीक है, अब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ना मतलब हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो दर्द उठेगा। ऑक्सीजन है कम लेकिन दिल धक 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 धक, क्योंकि स्ट्रेस में आ गए, कोई अचानक से मतलब दौड़ भाग कर गए, हार्ट को ज़्यादा काम करना है, तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा, चूंकि हमारे पास तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पर चेस्ट में पेन उठ जाएगा। समझ रहे बात को, तो कंफ्यूज मत होना, टिश्यू डेथ होगा, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हार्ट टिश्यू क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डाई होने लगेंगे और वो हार्ट अटैक में तब्दील हो जाएगा। एंड इसका सिम्टम क्या होता है, कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक, हाँ आशीष कुमार का सवाल है, एंड यहाँ पे लो कंटेंट आ गया, ठीक है। अनामिका मिश्रा जी, स्पीड है, आप लगता है पहला क्लास किए नहीं, हाइपरटेंशन कितना स्लो पढ़ाएं, सारी चीज़ें तो क्लियर है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। अब कोई बोला इन्फार्क्शन का मतलब बताइए अरे बकलोल, टाइफाइड का मतलब क्या होता है बताओ, कौन पूछ रहा है, लोधी जी बताइए टाइफाइड का मतलब क्या होता है। अरे मतलब से क्या मतलब, फील करो ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक होता है, अब हमको भी गूगल करना होगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ जो बच्चा पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, हेलो, अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद कॉल करें, ठीक। चलिए हरीश चंद कह रहे जीएफ, अरे ये नसीब नहीं है यार चलिए
अब हम लोग बात कर रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में मैंने क्या क्या बताया। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। ये किस वजह से होता है? नेक्रोसिस, डेथ ऑफ द हार्ट मसल के डेथ की वजह से होता है। लंबे समय तक अगर प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया रहा, यानी कि लो ब्लड सप्लाई रहा, जिससे वहाँ पर और रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया और थ्रोम्बस की वजह से कोरोनरी आर्टरी का, तो वो कहीं ना कहीं आपका हार्ट का सेल डेड होने लग जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग रीज़न है। अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होने लग जाता है, ब्लड क्लॉट अंदर में हो जाएगा, ये सब कारण है। हाँ, इन्फार्क्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ, गूगल कर लीजिए। चलिए भाई, सवाल ऐसा हाँ, ये सवाल था कि सर पता कैसे चलेगा, सवाल ऐसे हिंदी वाला। अरसलन अहमद कह रहे चमनिया उसकी मारे, अरे नहीं यार। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताइए, सिम्टम्स, इसका सिम्टम यानी लक्षण, 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 है ना, इसके सिम्टम्स बताइए कि भाई कैसे पहचानेंगे कि आपका हार्ट अटैक आने वाला है। तो अचानक सीने में दर्द, सडन चेस्ट पेन, है ना, अचानक सीने में दर्द होगा लेफ्ट साइड में, सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, सांस फूलना, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। चिंता, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी होने लगेगी, है ना। चलो, पसीना आना, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। सर मैं कोई भी हिंदी पढ़ाया जैसे अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया है प्लीज़। हाँ, नहीं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को मैं हिंदी इसलिए कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा पहचान सकूँ कि आप कौन सी बीमारी है। और सब मेडिकल टर्म है, उसको हिंदी में क्या लिखेंगे। अब थ्रोम्बोलाइसिस को हिंदी में लिखना समझ रहे हो भाई। तू तो मर्द नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी वही वाला बात है, थ्रोम्बोलाइसिस को हिंदी में लिखना अरे भाई और डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये सब इंग्लिश में ही पढ़ते रहे हैं ना। हाँ, मतलब इस चीज़ को हम हिंदी में कर सकते हैं कि भाई उसका सिम्टम क्या क्या है, तो थोड़ा अब जो मेडिकल टर्म है उसको हिंदी में क्या पढ़ोगे। उठ जाही लहर कैसे, तो गाना नहीं है उठ जाई लहर लगावा हरद राजा जी, तो तमरद नहीं मत वही वाला बात हो जाएगा। आप लोग ऐसा काम मत कीजिए। अब मेडिकल टर्म को हिंदी में हम कैसे करेंगे, है। अब हार्ट अटैक हो या हृदय आक्रमण अरे गाना ही नहीं, भोजपुरी तो एक समय पे था गाना, गाना सुनेंगे हम लोग, आप लोग। हाय रे होठ लाली, हाय रे कजरा, जान मारे तो हर टू पिस घगराए गोरी कर बुका नहीं कर वही बुका तू मार झगराए गोरी, उस समय का गाना था, है ना चलिए कोई बात नहीं। दिल की धड़कन का तेज हो जाना, देखो हार्ट अटैक की मैं बात कर रहा हूं, है ना। अचानक सीने में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई, सांस फूलना, चिंता, बेचैनी, पसीना आना, दिल का धड़कन का तेज हो जाना, जिसको पैल्पिटेशन कहते हैं, दिल बहुत ज्यादा धक 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 करने लग जाए, है ना। चलो, फिर है मितली या उल्टी, नौजिया या वॉमिटिंग, ठीक है, थकान या कमजोरी हो जाना, ठीक है। चलो, ये देखो 10 कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं, 10 कॉमन लक्षण। क्या? सबसे पहले घबराहट, एंजाइटी होने लग जाएगा, हार्ट बीट इरेगुलर यानी थोड़ा सा तेज हो जाएगा, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आने लग जाएंगे, फटीगनेस, थोड़ा थकावट रहेगा, नॉजिया वॉमिटिंग जैसी फील होगी, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलने लग जाएगा, अपर बॉडी का हिस्सा वो सब दर्द करने लगेगा, चेस्ट में दर्द का एहसास होने लग जाएगा, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले भाई धूम्रपान छोड़ो, स्मोकिंग सेसेशन, धूम्रपान, है ना, धूम्रपान छोड़ो, है ना, स्मोकिंग सिसेशन इसको कहते हैं। धूम्रपान से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, तो हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। अक्षय कुमार का ऐड सुने हो ना, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, हीरोगिरी किस चीज में है आप लोग हीरोगिरी
पढ़ने में है। धूम्रपान छोड़ना, स्मोकिंग सेसेशन। आहार में बदलाव, बाय डाइटरी चेंजेस, कम वसा वाला खाना खाओ, फैट कम हो, कम नमक वाला, हृदय स्वस्थ भोजन खाओ, शारीरिक वजन का नियंत्रण, बॉडी वेट मैनेजमेंट करो। देखो भाई, जो बेसिक चीजें मैं हिंदी कर रहा हूं, लेकिन अब आप समझो कि मेडिकल टर्म्स को हिंदी में कैसे लिखोगे। थ्रोम्बोलाइसिस को हिंदी में मैं आज तक पढ़ा ही नहीं हूं, तो आपको क्या पढ़ाऊं, है ना, समझ रहे बात को। ठीक है, बॉडी वेट मैनेजमेंट, मोटापा कम करना, ये सब चीजें। शारीरिक गतिविधि, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो, व्यायाम करो, चलन, थोड़ा योग वगैरह करो। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हिंदी में क्या लिखेंगे, कोई दवा का नाम हिंदी क्या लिखेगा बताइए। चलो, अभी तक क्लास का सारा टॉपिक समझ में आया, बोलिए, देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज का क्लास का टॉपिक सबको समझ में आया, फार्माकोलॉजिकल। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आया जी, गुड। अब चलो इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। हार्ट अटैक के लिए जो एस्पिरिन होता है ना, क्लोपिडोग्रिल होता है, ये रामबाण है। अगर किसी को हार्ट अटैक का समस्या है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, ये सब दवा को एकदम चबा के एल्टीप्लेज भी एक दवा आती है जो प्लेटलेट को, क्लॉट को डिसॉल्व करता है, चबा के खा जाओ, याद रखना। कारण क्योंकि ये एस्पिरिन जो क्लॉट, मेन समस्या वही क्लॉट बनने से है, जितना ज्यादा क्लॉट बनेगा और दिक्कत होगा। और ये एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट एजेंट है, क्लॉट नहीं बनने देता है, फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन से बचाता है। यानी पहले से जो क्लॉट बन गया जिस वजह से रास्ता ब्लॉक है, और क्लॉट न बन जाए इस वजह से वो एस्पिरिन रोकेगा, है ना, वो एस्पिरिन रोकेगा। मुंह के द्वारा चबा के किसी जल्दी, अब चबाया क्यों जाता है, इसलिए चबाया जाता है ताकि जल्दी से काम करे, ठीक है। ऐसे नहीं तो बॉडी में जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तब तक काम करेगा, तब तक खत्म खेल। राम राम सत्य है। एंटी कोएगुलेंट वाला काम यहाँ पे होता है हिपैरिन, है ना, जो कि प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ द क्लॉट, यानी कि जो क्लॉट और ज़्यादा बढ़े नहीं, उसके लिए हिपैरिन या एनोक्सेरेपिन ये सब यूज होता है। एंड कुछ थ्रोम्बोलाइटिक्स यानी जो क्लॉट को डिसॉल्व करे। ये देखो, क्लॉट बनने से बचाएगा, ये क्लॉट को बढ़ने से रोकेगा, ये क्लॉट को और बड़ा नहीं होने देगा, एंड ये क्लॉट को डिसॉल्व करेगा। जैसे एल्टीप्लेज, प्लेज वर्ड लगा रहता है, टेनेक्टोप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना। डिस्प्रिन में भी तो एस्पिरिन, यहाँ डिस्प्रिन की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। हाँ, अब बीटा ब्लॉकर्स, ये क्या करेगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को घटाएगा। जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है, देखो वहाँ इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड हुआ था, धक 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 धक, दिल का धड़कन बढ़ गया, उसको कम करने का काम करेगा। तो बीटा ब्लॉकर वगैरह यूज होता है, जैसे बीटा ब्लॉकर में मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल। याद रखना, एंटी प्लेटलेट में एस्पिरिन है, एंटी कोएगुलेंट में हिपैरिन है, थ्रोम्बोलाइटिक्स में लास्ट में ASE लगा होता है, एज, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, टेनेक्टोप्लेज, ये सब है। बीटा ब्लॉकर में लॉल लगा होता है, ये सब। फिर आपका एक और यहाँ पे भी बीटा ब्लॉकर है, वही चीजें लिखा हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिमांड को कम करेगा। फिर AC इनिबिटर्स, ये सब पढ़ चुके हैं, याद करो, AC इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। इसीलिए मैंने बोला था कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में पहला, कोई भी डिजीज नया टॉपिक स्टार्ट हो, पहला क्लास जरूर करना, क्योंकि जैसे मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला बीमारी जो होगा उसी से रिलेटेड और भी बीमारियां होती हैं, तो पहला क्लास कभी मिस मत करना। एस्पिरिन का एक टैबलेट ना खाओगे भाई, आप चबा के पूरा डिब्बा थोड़े खा लोगे, फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, वही खा के थोड़े रह जाना है। AC इनिबिटर्स क्या करेगा, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARBs, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं RAS सिस्टम को कम कर, डिसरप्ट करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो कम होगा। रिड्यूस कार्डियक रिमॉडलिंग एंड इंप्रूविंग सर्वाइवल, है ना, स्पेशली इन पेशेंट्स हार्ट फेल्योर, है ना, इसमें होता है। जैसे एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, जो AC इनिबिटर्स हैं, मैंने बताया था परपरानेगा, AC को बंद करेंगे परपराएगा, प्रिल। एंड जो ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टन, याद करो, रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन जाएगा, यानी टन, लोसार्टन, वेल्सार्टन। एंड कुछ स्टेटिन्स दवाएं यूज होते हैं। स्टेटिन जहां पे भी आ जाए, जैसे एट्रोवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, ये सब क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करता है, स्टेबलाइज अथेरोटिक प्लेक्स, यानी प्लेक के फॉर्मेशन को कम करेगा, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ठीक है। एंड एट्रोवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन इसके एग्जाम्पल्स में, ठीक है। चलो,
अब कुछ नाइट्रेट्स में मैंने बता देखा है नाइट्रोग्लिसरीन, ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है, जिससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचता है। ये रिलीफ करता है इस्चेमिक चेस्ट पेन, अचानक से एंजाइना का चेस्ट पेन आ जाए तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये नाइट्रोग्लिसरीन रखना चाहिए, जो कि आपको तुरंत से क्या करेगा, जैसे शॉर्ट एक्टिंग में है आइसोसोर्बाइड सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, ये शॉर्ट एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है। ये सब है आपके दवाएं जो चलती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, बेसिकली यही कुछ दवाएं चलती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सवाल है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मेन कॉज क्या है, जवाब दीजिए सारे बच्चे। मेन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मेन कारण क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का? वायरल इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शंस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। मेन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, या तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज आप लिख सकते हो, या तो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मेन कारण यही है, कोरोनरी आर्टरी में ही तो प्रॉब्लम हुआ, वहीं पे जम गया, वहीं पे ब्लॉक हुआ, तभी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स मायोकार्डियल इस्चीमिया, यहां पर मायोकार्डियल इस्चीमिया कौन सा टर्म डिस्क्राइब कर रहा है? मैं आंसर नहीं बताऊंगा, तुम जाके आंसर बताओ, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। क्या तो एक इंस्टाग्राम पे रील आया था, तू बदला लिया है जाके लेफ्ट ले और चाय बना इंस्टाग्राम पे रील्स देखे थे ना हम, मेरे पास भी आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, अच्छा लग रहा था, वही वाला बात है। मैं आंसर नहीं दूंगा, आप आंसर जाके जल्दी दीजिए, आप आंसर जाके जल्दी दीजिए यहाँ पे क्या है जी, तो इस्चीमिया का मतलब है कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू, नो 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 नो। एक्सेसिव ब्लड फ्लो, नो 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 नो। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गिविंग थ्रोम्बोलाइटिक्स इन एमआई? देखो थ्रोम्बोलाइटिक्स, लाइटिक्स का वर्ड, थ्रोम्बस मतलब हो गया ब्लड क्लॉट जो बनता है, लाइटिक्स का मतलब होता है जो ब्रेक कर दे, जो उसको ब्रेक करे। ब्रेक करना मतलब डिसॉल्व कर दे। क्यों देते हैं, है ना, बताओ थ्रोम्बोलाइटिक्स क्यों देते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन में? तो ये क्या करता है, नाम में ये थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बस को ब्रेक करेगा, थ्रोम्बस को डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, यस, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा। सवाल बन रहे हैं यानी कंसेप्ट क्लियर है। और ये आज का क्लास उसी को समझ में आएगा जो पहले से ही हाइपरटेंशन एंजाइना को पढ़ रखा है। और मैं आज ही बता देता हूँ, कोलॉजी और थेरेपेटिक्स में कभी भी नया टॉपिक स्टार्ट हो पहला क्लास जरूर करना। और याद रखना, अगर फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़ पाए, वो नहीं सीख पाए, तो कभी भी फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आएगा कि अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, एन रिसेप्टर, एम रिसेप्टर, कुछ नहीं समझ आएगा, याद रखना। तो कभी छोड़ना मत अगर कंसेप्ट सीखना चाहते हो। बाकी जो लोग पढ़ा होगा उसको मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा बताइए सब लोग, मजा आ रहा है तो कमेंट में दिल बनाइए। जिनको जिनको जो एक्चुअल में हाइपरटेंशन पढ़े हैं, जो एक्चुअल में एंजाइना पढ़े हैं, उनको मजा आ रहा है, कमेंट में दिल बना दीजिए। देखिए सबको फील आ रहा है, सबको समझ में भी आ रहा है ना। यही बात हम पहले बोले थे, जरूरी है हाइपरटेंशन पढ़ाने के लिए 1 घंटा 18 मिनट का क्लास लिए थे लगातार। उस दिन एकदम स्लो पढ़ाए थे इसी वजह से, ताकि आगे हमको आसान हो जाए। तब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन? सबसे ज्यादा मेन सिम्टम क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का? मुख्य लक्षण, सीने में दर्द, कोई बोल रहा है पेट दर्द करेगा अरे भाई चेस्ट पेट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेट दर्द कैसे करेगा? पेट खराब थोड़ी हुआ है। सडन चेस्ट पेन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है यहां पर ऑप्शन में बताओ। इसमें से क्या लग रहा है सबसे मेन कारण क्या हो सकता है? कॉमन वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं। अथेरोस्क्लेरोसिस, यस। लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन से कोई मतलब नहीं है। Which drug is an antiplatelet used immediately in MI? Which drug
is an antiplatelet used immediately in MI, myocardial infarction. Which drug is an antiplatelet used immediately in MI, myocardial infarction? कौन सा ड्रग एंटीप्लेटलेट के तौर पर यूज होता है? तो एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन। है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल है, एल्टीप्लेज इज क्लासिफाइड एज। एल्टीप्लेज किस में आएगा बताओ? एल्टीप्लेज इज क्लासिफाइड एज एंटीप्लेटलेट। तो एज वर्ड मैंने बताया था क्या होता है? थ्रोम्बोलाइटिक्स होता है, थ्रोम्बोलाइटिक्स होता है। एंड अभी शादी का सीजन आने वाला है, यही अक्टूबर महीने से हमारे उदित फार्मेसी के में लगन छा गया है। आज फिर से एक हमारे साथ जो भी थंबनेल वगैरह बनाते हैं देव भैया, उनकी शादी फिक्स हो गई है। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, है ना? देव भैया का भी शादी वगैरह लग गया है, जो कि पूरा थंबनेल वगैरह बनाते हैं, टेक्निकल मैनेजर हैं उदित फार्मेसी के। स्वाति सेजवानी मैम का शादी है 28 अक्टूबर को। हाँ, एक बात आता है ना कि पहले ही स्वाति मैम से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं। बहुत मन था, सच बता रहे, इच्छा था कि स्वाति मैम के शादी में जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है? क्योंकि डेट है 28/10, कार्ड आया है, निमंत्रण आया है 28/10/2025। और जो हमारे यूपी बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा कि इस दिन बिहार का महापर्व छठ है। और हमारे घर में ना हमारी माई छठ करती है, और उस समय हमको हमारे माँ का ख्याल रखने के लिए और उनके छठ पर्व को सफल बनाने के लिए वहाँ रहना होगा, उनका साथ देना होगा। क्योंकि ये छठ पर्व सबसे कठिन पर्व होता है। जो महिला छठ पर्व को करती हैं वो बहुत लंबा फास्ट होता है, सबसे कठिन कह सकते हैं पर्व। जो महिला भूखे रहती हैं और बहुत मेहनत होता है इस पर्व में, वो है छठ पर्व, वो हमारी माँ करती हैं। तो इस वजह से माँ का ख्याल रखने के लिए मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा। बाकी स्वाति मैम, आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से खूब धूमधाम से शादी वादी कीजिए। बाकी मिलेंगे, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटिनोलॉल। एटिनोलॉल इज क्या? बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, स्टेटिन, एंटीकोएगुलेंट। एटिनोलॉल क्या है? बताइए। तो बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसी इनहिबिटर्स यूज्ड इन एमआई? बताइए कौन सा इसमें से एसी इनहिबिटर्स है? तो एसी इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन का परपरा जाएगा, परपराना, प्रिल, एनेलाप्रिल। अरे एसी को इनहिबिट करेंगे, परपरा जाएगा। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स यूज्ड पोस्ट एमआई। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स कौन सा? तो लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग होता है नाइट्रोग्लिसरीन, जबकि लॉन्ग एक्टिंग होता है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। चलो फाइनली क्लास का होता है खत्म। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास ओवरऑल फाइनली खत्म होता है ना? मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से आप सभी लोग जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।